हमने डिस्कस किया था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, दैट इज रेट लॉ। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में लिया था रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, ठीक है, थोड़ा शॉर्टली जाएंगे हम। रेट लॉ क्या होता है? इट इज वन ऑफ द इक्वेशन इन विच क्या होता है कि गिव द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर concentration of a reactant to the rise the power x and y, and this x and y, these are the power x and y is determined by, it is a measure by experimentally ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारा रेट लॉ जो होता है वाला, दिस आर द रेट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। बिकॉज ऑफ द रेट लॉ वी डेराइव द सम डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो। हमने इससे एक रेट लॉ का रिलेशन निकाला था लाइक दिस। अगर मान के चलो, अगर रेट इज इक्वल टू, मैं अगर रिएक्टेंट की बात करता हूँ तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? माइनस डी, दिस आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर अपॉन डी टी, है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो सकती है, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, फ्रॉम दिस अबाउट टू इक्वेशन वी राइट द माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, राइट। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा? दिस आर द रेट कांस्टेंट के इज रेट कांस्टेंट, concentration of a to the power x, concentration of b to the power y, ठीक है। This equation generally we call the these are the rate differential equation, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस, ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो नाउ आवर हेडिंग इज दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, दिस आर द नेक्स्ट हेडिंग इज दैट आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? नाउ लास्ट टाइम हमने जैसे कि देखा था, लास्ट टाइम रेट लॉ की बात हो रही थी, देयरफॉर द वी नो रेट लॉ। अभी जो हमने लिखा था रेट लॉ क्या है? रेट इज इक्वल टू के इज अ रेट कांस्टेंट, और ऑफ यू नोन अबाउट दैट concentration of a to the power x, concentration of b to the power y. Okay, now what is the order of reaction? Order of reaction, it is the sum of power of the power of the molar concentration, ये दोनों का सम कर दो। means if we find the order of reaction, the order of reaction is equal to x plus y. This is called order of reaction. Okay, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? what is the order of reaction? The order of reaction, it is defined as, कैसे डिफाइन करूंगा? it is sum of power of molar concentration of a reactant in rate law. In rate law is called the order of reaction. ओके, इसको ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, its value maybe 0, 1, 2, 3 and also fraction भी हो सकती है, 1/2, 1/3, ठीक है, 2/5, any type of it may be integer, it may be fraction, 0, 1, 2, 3 and fraction, ठीक है। these are the order of reaction and hence
Hence, the if we study the some reaction in form of the order of reaction, actually एक चीज समझा रहा हूँ आपको कि जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड कर रहे हैं बाय सम ऑफ x प्लस y. व्हाट इज x and what is the y? It is the power of the molar concentration of a reactor in rate law. तो हमको पता है, पहली चीज तो पता है कि x और y हम कैसे फाइंड करते हैं, इट फाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल. तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, this is found, this is found मतलब the order of reaction found by experimentally. मतलब आपको अगर एक केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन देगी और आपको बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो, नहीं होगा. आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड करना पड़ेगा बाय एक्सपेरिमेंटली. उस रेट में हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कुछ एग्जांपल देता हूं लाइक दिस हियर. कुछ एग्जांपल की बात करूंगा. जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, लाइक दिस CHCl3 when react with the chlorine Cl2. देखो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद द क्लोरीन तो क्या मिलेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन से, तो मुझे मिल रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस HCl. तो हमने इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिखा था, रेट क्या लिखा था, रेट इज इक्वल टू क्या लिखा था, K. बट आपको नीचे दिख रहा है यहाँ से, यस, ओके. तो हमने लिखा था दिस आर द HCl3 इनटू मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन टू द पावर 1/2. ओके. नाउ अगर आपको पूछा गया है, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू, आपको बोला कि कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म के हिसाब से कैलकुलेट करो बोल रहे. ठीक, तो हम क्लोरोफॉर्म ही देखेंगे. इधर क्लोरोफॉर्म का पावर कितना है, 1 है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ reaction with respective chloroform, क्लोरोफॉर्म, ठीक है. क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 इज 1. क्लोरोफॉर्म का ही देखना है मुझे, क्लोरोफॉर्म का पावर कितना 1 था. आपको अगर पूछा गया, यस, हाँ बताता हूँ. एक चीज समझ लो पहले, अगर आपको पूछा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्टिव क्लोरीन Cl2 इज क्या होगा. नाउ हियर इट इज क्या दिया था, पावर 1/2. मतलब हर एक स्पीसीज के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो. नेक्स्ट इज दैट हियर आपको पूछा गया द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछा गया है तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इज इक्वल टू, मान लो ये क्लोरोफॉर्म का 1, यहाँ का 1 और 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2. द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ, मान लो ये x था हमारे लिए, ये y था, दोनों का सम करना पड़ेगा. और विद रिस्पेक्टिव स्पीसीज पूछा गया है, स्पीसीज मतलब किस स्पीसीज को कंसीडर किया गया है उसके हिसाब से सेपरेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है. जैसे क्लोरोफॉर्म के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर हुआ और क्लोरीन के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2 हुआ. ओके. तो अकॉर्डिंग टू सेपरेट, according to species we consider separate order of reaction and overall order of reaction is a sum of power of molar concentration. मैं another one of the example लूंगा, उसके पहले ये 1/2 कहाँ से है वो बताऊंगा मैं. देखो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, ये अगर आप मैंने रिएक्शन लिखी होती और मुझे रेट बोलने लिखने के लिए बोला होता इस इक्वेशन में, तो मैं लिख ही नहीं पाता. ओके, दिस इज गिवन, आपको रिएक्शन दी थी और ये रेट लॉ दिया था, गिवन था, उससे मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाली. ठीक है. आप किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन से आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हो. इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रिटेशन है. मैंने बोला है पहले कि अगर मैं एक्स और वाई को अगर कैलकुलेट करने वाला तो मुझे एक्सपेरिमेंटल डाटा से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी. ओके.
तो नाउ हियर यहाँ पे मुझे केमिकल रिएक्शन दी गई थी, उसका रेट दिया था, उससे मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया, सिंपल सी बात है। तो ओके, अगर मान के चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है हियर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मान के चलो हियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओके, अगर 1 होता है, इट इज अ 1, देन इट इज फॉर यूनिमोलिकुलर, सॉरी इट इज नॉट ए यूनिमोलिकुलर। अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है तो इस यहाँ पे नहीं आएंगे, सॉरी इसमें नहीं आता हो, हम आगे में पढ़ेंगे वो जो सॉरी मॉलिक्यूलरिटी में हम पढ़ेंगे, उसमें वो यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात इस टाइप से हो गई थी, ओके। तो एक चीज समझो, अगर हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, और मैं एक कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कल एग्जांपल लिया था ईस्टर का, लिया था राइट। ईस्टर का एग्जांपल क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, इसको मैंने हाइड्रोलिसिस किया था H2O, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बना था, CH3 COOH प्लस हियर दिस वन ऑफ द C2H5OH। इसका रेट क्या था फिर बताओ, इसका रेट K इज इक्वल टू क्या था, देयर द CH3 COO C2H5 एंड H2O, उसका पावर था 0, राइट। हमने ये कल रेट लिखा था ऐसा, ओके। इसका पावर, ईस्टर का पावर था 1 और वाटर का पावर था 0। तो आपको अगर पूछा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईस्टर, है ना, ईस्टर के हिसाब से क्या होगा बताओ, ईस्टर के हिसाब से 1 होगा, ठीक है। और आपको पूछा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, H2O बोला गया आपको, तो क्या होगा, 0 ऑर्डर होगा। और आपको पूछा गया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। आर यू अंडरस्टैंड मैंने कैसे निकला है। ये जो रिएक्शन के साथ आपको अगर रेट दिया होगा तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, ठीक है, सिंपल, ठीक है। पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो भी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है, मतलब कैसे, अगर रेट आपको एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करना है तो ऑब्वियसली ये सब डाटा एक्सपेरिमेंटल से लिया गया है, एक्सपेरिमेंट करके लिया गया है, तो उसका रेट हम वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रेट, इट इज एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, ओके। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, यस। हाँ हाँ, रेट दिया रहेगा ना आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप, यस। ओके, नाउ हियर देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक चीज समझना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किन 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 रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। देखो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यस। हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, ये द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन in which contain series of steps। मतलब ये रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कि सीरीज ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होती है, मतलब वन स्टेप, सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी। मतलब मान के चलो एक जनरल रिएक्शन, मान के चलो मेरे पास A goes to C है, मतलब A इज रिएक्टेंट, C इज प्रोडक्ट। मगर मैं जब इसकी मैकेनिज्म फाइंड करता हूँ, मैं इसके मैकेनिज्म की स्टडी करता हूँ, तो मुझे मिलता है स्टेप नंबर 1 मिलती है मुझे, स्टेप नंबर 1 अगर A पहले B में कन्वर्ट होता है, ओके। और स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, हियर स्टेप नंबर 2 में B इज कन्वर्ट इनटू C, ओके। नाउ हियर सच एज, यहाँ पे क्या कितने हुए, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेप्स 2 है। आप ओवरऑल रिएक्शन करोगे, इसकी कैंसिल कर दोगे तो A गिव द C, ठीक है। दिस आर द मेन रिएक्शन, ओके। बट स्टिल दिस मेन रिएक्शन इज कंटेन 2 स्टेप एंड ईच स्टेप कैरी द, आप देखोगे अगर A गोज टू B और सेकंड स्टेप में B गोज टू A, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे
अगर मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ, बी को अच्छा लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, आप देखो यहाँ पे बी पहले स्टेप में प्रोडक्ट के फॉर्म में आया और दूसरे स्टेप में क्या आया, रिएक्टेंट के फॉर्म में। दिस स्पीसीज, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, व्हाट इज इंटरमीडिएट? जो पहले स्टेप में फॉर्म हुआ इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और दूसरे स्टेप में एज ए रिएक्टेंट करके डिकम्पोज हुआ, दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट। नाउ one most important thing is that here this step further cannot broken down the simpler step, मतलब ये जो स्टेप मैंने A to B लिखी है ये फाइनल स्टेप है, इसकी और इसका और नंबर ऑफ स्टेप में कन्वर्शन नहीं होगा। नाउ दिस स्टेप A to B is one of the सिंगल स्टेप एंड सच स्टेप सच रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंटरी reaction. What is elementary reaction? Those steps cannot broken down further that single step is for the elementary reaction. ये भी elementary reaction थी, B to C, okay, but A to C not elementary, it is a complex reaction, it converted into two steps. Are you understand? So order of reaction is applicable to this important, मैं जो बता रहा हूँ, order of reaction applicable to elementary reaction. Here elementary reaction applicable to elementary reaction as well as complex reaction. ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, इसको नोट करके आपको याद रखना है। समझ लो बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्री नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब दो जो रिएक्शन कैरी इन सीरीज ऑफ द स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप में कैरी होगी। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ही पार्ट है, बट एलिमेंट्री रिएक्शन सच अ स्टेप विच कैन नॉट फर्दर ब्रोकन डाउन, एक सिंगल स्टेप जो कि बाद में ब्रेक नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो दोनों स्टेप के लिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी आप अप्लीकेबल कर सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड हियर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। बेटा समझ रहे हो, यस और नो? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, इसको मिटा देता हूं मैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने अभी रेट लॉ की बात हो रही थी, रेट लॉ में हमने जो रेट कांस्टेंट देखा था के, इसका यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एज पर आवर सिलेबस एंड आवर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, रेट कांस्टेंट पे क्वेश्चन पूछे गए 1 मार्क्स के। और आपको एक चीज और बताता हूँ कि जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम की बात करता हूँ मैं, जेई नीट, ठीक है, उनमें भी रेट कांस्टेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है और उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो चलो हम इसका यूनिट देखते हैं। नाउ हियर डिस्कस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सिंपल है, रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब जैसे कि देखो, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर 0 होती है तो इसको 0 ऑर्डर बोलते हैं, 0 ऑर्डर। अगर 1 होती है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर 2 होती है, ठीक है, 2 होती है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं इसको, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इसके हिसाब से हम लेंगे। जनरली थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, थर्ड ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है, हम जनरली सेकंड ऑर्डर भी नहीं है हमारे सिलेबस में, हम पढ़ेंगे तो 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मान के चलो कि देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन व्हेनेवर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर मोर, हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द कॉम्प्लिकेशन आर मोर, वी कैन नॉट स्टडी सच रिएक्शन इन आवर सिलेबस। जनरली वी स्टडी द 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो देखो ऑर्डर के हिसाब से यूनिट, मतलब हम देख रहे हैं अभी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। ऑर्डर के हिसाब से यूनिट चेंज होगा रेट कांस्टेंट का, कैसे?
यस, आवाज सुनाई दे रही है आपको? Now here we discuss the unit of rate constant. Unit of rate constant हम देखेंगे. Now here we know that the equation rate is equal to K concentration of A to the power X concentration of B to the power Y. तो देखो हाँ हाँ देखो अगर सिंपल है अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होती है ठीक है तो उसको जीरो ऑर्डर बोलेंगे ठीक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होती है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होती है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू होती है उसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं ठीक है थर्ड ऑर्डर देयर इज सम रेयर रिएक्शंस तो हमारे सिलेबस में दो ही ऑर्डर है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर भी नहीं है ओके तो जब सिर्फ बताया मैंने कि जीरो ऑर्डर अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होंगी तो फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट होगी तो ऑर्डर मतलब नंबर वन होगा तो सेकंड को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट डिफरेंट रहेंगे तो देखो के इज इक्वल टू क्या होगा बताओ रेट अपॉन क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई अभी आप बताओ मुझे रेट का यूनिट क्या होता है व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट रेट का यूनिट पता है वो क्या है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम एंड व्हाट इज रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम राइट इनटू ये रेट का यूनिट हो गया ये भी कॉन्सेंट्रेशन है ना स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉन्सेंट्रेशन तो मैं ये लिखता हूँ वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इसका पावर क्या लिखता हूँ एन मतलब एन क्या हुआ एक्स प्लस वाई हुआ समझ रहे हो क्या ये भी कॉन्सेंट्रेशन है ये भी कॉन्सेंट्रेशन इसका दोनों का यूनिट तो सेम होगा ना है ना रेट का यूनिट क्या लिखा मैंने कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इसका यूनिट क्या लिखा वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन पावर एन ओके तो अभी देखो अगर आप आपके हिसाब से देखो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हो ठीक है तीसरा तक के ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डाल दो कैसे भी जैसे कि मान के चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ना अगर यहाँ पे लिखता हूँ क्या हियर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर होती है ओके तो एन केवल हम जीरो पकड़ेंगे एन इज इक्वल टू जीरो मान लो चलो देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या होगा के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ठीक है वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जीरो किसी का पावर जीरो ना मतलब उसकी वैल्यू वन रहेगी तो मुझे बताओ के इज इक्वल टू क्या बचेगा फिर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम चलो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट बताओ कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर टाइम का यूनिट क्या होगा सेकंड सेकंड को यस लिखूंगा मैं तो मेरा यूनिट क्या होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अरे अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूँ क्या लिख रहा हूं मैं समझ रहे हो आप यस ओके चलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे हम अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ठीक है तो एन की वैल्यू क्या होगी वन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन तो मैं एन की वैल्यू वन पुटअप करता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तो डाल दिया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर लिखता हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी टाइम का यूनिट सेकंड हुआ वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट में फिर से मोल पर लीटर इसका पावर वन होगा समझ लो एक चीज देखो यहां से ली मैंने कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट डाल दिया मैंने मोल पर लीटर टाइम का यूनिट डाल दिया सेकंड कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या हो गया मोल पर लीटर उसका पावर वन रख दिया मैंने क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन थी तो पावर वन मतलब ये कैंसिल हुआ ये भी कैंसिल हुआ क्या बचा फिर वन अपॉन यस दैट इज अ सेकंड इनवर्स इज अ यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर समझ लो बेटा ये सर नो ओके चलो अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करता हूँ ठीक है चलो सेकंड ऑर्डर एन की वैल्यू क्या होगी टू चलो बताओ मुझे यहां से एक क्वेश्चन से बताओ के इज इक्वल टू क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर
अपॉन सेकंड, 1 अपॉन मोल पर लीटर पावर 2। यहां से एक पावर कैंसिल होगा, यहां से ये कैंसिल होगा, तो क्या होगा फिर 1 अपॉन यस 1 अपॉन मोल पर लीटर। तो ये क्या होगा फिर, देखो लीटर तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये इस टाइप से लिखूंगा मैं इसे यार, लीटर पर मोल। तो ये होगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, इस टाइप से, ठीक है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड इनवर्स, और इसके लिए मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अगर मैं टेबल के फॉर्म में लिखता हूँ, एक टेबल के फॉर्म में अगर इसको बनाता हूँ, टेबुलर फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, जीरो ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ठीक है। के का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे के का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जरा जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या लिखा था हमने यार, यूनिट इज क्या लिखा है, मोल मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट था, ओनली सेकंड इनवर्स। और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या यूनिट था, यहाँ पे यहाँ पे मोल इनवर्स आप पहले लिख सकते हो, बाद में लीटर, बाद में सेकंड इनवर्स। आप इस टाइप से लिखो, इस टाइप से, दोनों सेम। ओके, तो ये हमारा एक टेबल मान के चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है हमारा ये वाला। इससे आप क्या निकाल सकते हो, अगर मान के चलो आपको अगर एक वैल्यू दी होगी लाइक दिस, आपको क्वेश्चन इस टाइप से देगा, अगर ऐसा बोला है क्वेश्चन, ऐसा इस टाइप से पूछा जाता है, आइडेंटिफाई 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 the reaction order, the reaction order from each of the following, each of the following, क्या क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं इसकी ओर बता रहा हूं मैं, each of the following रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो आपको रेट कांस्टेंट दिया था, फर्स्ट के इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, 10 टू द पावर -5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड दिया था के इज इक्वल टू, सेकंड रेट कांस्टेंट दिया था 3 इंटू 10 टू द पावर -4, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकंड इनवर्स दिया था। तो आप मुझे बता दो, अकॉर्डिंग टू रेट कांस्टेंट, पहली रिएक्शन जो होगी जिसका रेट कांस्टेंट दिया था, उसका ऑर्डर क्या होगा बताओ। यस, यूनिट नहीं, यूनिट देखो ना इसका, हाँ राइट, सेकंड ऑर्डर, बराबर है ना, सेकंड ऑर्डर, दिस आर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और इसका यूनिट सेकंड इनवर्स है, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये पूछे गए क्वेश्चन, आपको बता दूं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है, एमसीक्यूज के फॉर्म में। ओके, तो सिंपल है कि हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद रखना, नहीं तो सिंपल है, रेट का कौन सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, रेट वाला जो फॉर्मूला लिखा था हमने रेट के फॉर्म में, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, सिंपल, कौन सा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, है ना। इससे आप सब कुछ कर सकते हो, इसको के फॉर्म में लेके आना, रेट इज इक्वल टू अपॉन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, है ना। कॉन्सेंट्रेशन, रेट का यूनिट अपॉन टाइम था, और इनटू मैंने 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन लिखा था, ठीक है, इसका पावर मैंने एन रखा था। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी फॉर्मूला आपको आ जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, इसको कैसे काउंट करते हैं, मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट याद रखना, इसको कैसे काउंट करते हैं, सेकंड में, इसको यस लिखते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीजें अगर पता होगी, तो ये फार्मूला पता होगा, तो ये तीनों आप इजीली निकाल पाओगे। ओके,
तो ना एक तो टेबल आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो याद करने से अच्छा है बाय स्टेप जाओ आप, आपको पूरा पूरा टेबल ही आपको पता चल जाएगा। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस, लिया आपने बेटा? ओके, चलो अब देखते हैं। नेक्स्ट इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस, हियर वी डिस्कस द मॉलिक्युलरिटी। हम अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्युलरिटी। अच्छा बेटा, आपके स्कूल के मतलब कॉलेज के जो क्लासेस हो रहे हैं ऑनलाइन, उसमें हुआ है क्या ये चैप्टर? ओके, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? देखो सिंपल है मॉलिक्युलरिटी, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़े, तो ये सबसे सिंपल है। मॉलिक्युलरिटी इज इट इज यस बेटा, कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? अच्छा अच्छा अच्छा, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन केमिकल केमिकल रिएक्शन। याद रखना एक चीज, व्हाट इज अ मॉलिक्युलरिटी? मॉलिक्युलरिटी इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की बात कर रही हूँ। तो केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। सेकंड, इट इज थेरोटिकल कंसेप्ट। अगर आपको बता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली है, बाय प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट मतलब आपको, थ्योरेटिकल कंसेप्ट मतलब आपको सिंपल केमिकल रिएक्शन दे दी तो आप मॉलिक्यूल बता सकते हो, ठीक है। सेकंड, इट्स वैल्यू इट्स वैल्यू ओनली इंटीजर्स, नॉट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं होती, याद रखना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंटीजर भी है 0 1 2 3, मतलब 0 से लेके, ठीक है, और फ्रैक्शन भी है 1/2 3/2। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे हाँ 0 1 2 3 हो सकता है, ठीक है ना। हियर सर जीरो नहीं हो सकता, एक सेकंड, फ्रैक्शन एंड नॉट नॉट फ्रैक्शन एंड जीरो, ठीक है, जीरो नहीं हो सकती। हाँ 1 2 3 कोई भी हो सकती है, मगर जीरो फ्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, इट इज ओनली it is only applicable applicable to elementary elementary reaction, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए यूज नहीं किए जाते जनरली। ओके, नॉट फॉर, इधर लिख देते हैं हम, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट मॉलिक्युलरिटी क्लासिफाइड होती है। ये मॉलिक्युलरिटी आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी आर 1 2 3, देन रिएक्शन रिएक्शन इज, अगर 1 होगा तो यूनिमोलिकुलर बोलो, यूनिमोलिकुलर मतलब 1। अगर 2 होगा तो बाय मॉलिक्यूलर बोलो, बाय मॉलिक्यूलर। अगर ट्राई होगा, 3 होगा तो ट्राई मॉलिक्यूलर बोलो, ट्राई मॉलिक्यूलर ETCX, ऐसा हम देखेंगे। चलो हम इसको समझ लेते हैं, मैंने जो पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, ये पॉइंट्स तो आपको बता दिए मैंने, इसको समझ लेते क्या क्या वो चीज हो रही है। तो देखो ना, फॉर एग्जांपल है, मेरे पास एक रिएक्शन है लाइक दिस। अगर अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, दिस आर द अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है।
इट इज अ डिकम्पोज इनटू अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन गैस, ठीक है, दे आर द नाइट्रोजन गैस हियर एंड 2 टाइम्स H2O। देखो तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हुए बताओ यहाँ पे, यस कितने दिख रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो मैं बोलूंगा यार मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई 1, therefore it is unimolecular रिएक्शन, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी 1 थी, ठीक है। दिस आर द फर्स्ट एग्जांपल। चलो सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नाउ सेकंड इज दैट, जैसे कि मान के चलो डिकम्पोजिशन ऑफ HI, डिकम्पोजिशन ऑफ HI, तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, 2 टाइम्स HI टू गिव H2 प्लस I2, ठीक है ना। बोथ आर द गैसियस, सब गैसियस स्टेट में ही वाले। तो आप बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, मॉलिक्यूलरिटी कितने मॉलिक्यूल है HI के बताओ, यस हाउ मेनी मॉलिक्यूल इन HI इन दिस रिएक्शन, 2 है ना। तो इसका इसका टाइप कौन सा होगा, दैट इज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ओके। नाउ थर्ड और एक चीज समझाता हूं। थर्ड, अगर मान के चलो मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, इफ यू कैनॉट कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बट स्टिल मॉलिक्यूलरिटी कब कैलकुलेट कर सकते हो, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम मैकेनिज्म समझेंगे, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कितने स्टेप में कैरी होती है डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर। जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म में स्मॉलेस्ट वेरी स्लो स्टेप जो रहेगी, स्लो स्टेप डिसाइड द मॉलिक्यूलरिटी। मतलब देखो एक आपने रिले रेस के बारे में सुना है क्या, रिले रेस, उस रेस में क्या होता है, जो क्या होता है रिले रेस में क्या होता है, जो टीम स्लो चलती है, हाँ जो टीम स्लो चलती है, जो स्लो चलता है वो जीत जाता है, ठीक है। तो लाइक दैट मैकेनिज्म में क्या होगा, जो स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप जितने स्टेप की मैकेनिज्म रहेगी, उसमें से हमको चेक करना पड़ेगा विच स्टेप इज a स्लो स्टेप एंड देन स्लो स्टेप डिसाइड द मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। मतलब एग्जाम के तौर पे बताता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं, दैट एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in presence of catalyst I नेगेटिव, ठीक है। मतलब अल्कलाइन मीडियम, मतलब आयोडीन का अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन की जाती है, तो कैटलिस्ट आई नेगेटिव आयोडीन नेगेटिव था, तो रिएक्शन कैसे होगी देखो। नाउ दिस रिएक्शन कैरी इन 2 स्टेप। तो पहले मैं मेन रिएक्शन लिख लेता हूं। मेन रिएक्शन क्या होगी, 2 टाइम्स H2O2 in presence of I negative we get the 2 times H2O plus O2, ठीक है। तो ये मेन रिएक्शन है, ठीक है। आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आगे वाले 2 स्टेप में आगे में लिखता हूँ। इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप नहीं बता सकते सर, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, नहीं, क्यों नहीं 2 होगी, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं निकाल सकते। तो नाउ हियर कैसे मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे, नाउ हियर इफ यू डिस्कस हियर देन इसकी स्टेप क्या होगी, 2 स्टेप में रिएक्शन कैरी होगी। तो इसकी 2 स्टेप क्या रिएक्शन होगी, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, H2O2 व्हेन रिएक्ट विथ I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट गिव H2O प्लस IO नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें स्टेप नंबर 2 की बात करूंगा मैं, क्या होगा, एक H2O2 2 मॉलिक्यूल थे मेरे पास, एक यू यहाँ पे क्या, तो ये I O नेगेटिव प्लस सेकंड H2O2 मॉलिक्यूल कंबाइन होगा, तो क्या मिलेगा, वी गेट H2O प्लस O2 प्लस I नेगेटिव,
देखो तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या हुआ बताओ मुझे, बताओ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किसको बोलेंगे आप? चलो इन दो स्टेप में बताओ इंटरमीडिएट किसको? आई ओ निगेटिव, ठीक है। और मुझे बताओ कैटलिस्ट कौन रहा? देखो कैटलिस्ट किसको बोलोगे? जो पहले स्टेप में रिएक्टेंट था लास्ट स्टेप में एज ए प्रोडक्ट करके निकल गया। जो पहले स्टेप में रिएक्टेंट था लास्ट स्टेप में एज ए प्रोडक्ट करके बाहर निकल गया, एज इट इज बाहर निकल गया, ठीक है। तो दैट इज कैटलिस्ट आई नेगेटिव। आप इसकी ओरल रिएक्शन भी बना सकते हो। ओरल रिएक्शन मतलब H2O2 प्लस आई नेगेटिव, ये बनेगा H2O, ये IO नेगेटिव। इसकी ओरल रिएक्शन कैसे लिखूंगा मैं? देखो ये IO नेगेटिव प्लस H2O2 टू गिव H2O प्लस O2 प्लस आई नेगेटिव। चलो बताओ ओरल रिएक्शन में क्या कैंसिल होगा? सेम स्पीसीज अपोजिट साइड हो गए तो ये आई नेगेटिव कैंसिल, ये ओ आई नेगेटिव कैंसिल अपोजिट साइड थे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी? H2O2 कितने थे? एक दो, टू टाइम्स, टू क्यूब क्या मिला? दो टाइम टू टाइम H2O प्लस ये O2। तो सिंपल है। जो स्पीसीज पहले स्टेप में ऐड हुआ एज ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट करके बाहर निकला दैट इज कैटलिस्ट। जो स्पीसीज पहले स्टेप में प्रोडक्ट करके फॉर्म हुआ दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट करके यूज हुआ दैट इज इंटरमीडिएट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ रहे हो क्या चीज बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? यस, यस और नो? ओके। तो देखो एक चीज समझो, इसका अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो नाउ हियर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप थी, सेकंड फास्ट स्टेप थी। सर अभी ये कैसे पता चला? ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो, सेकंड स्टेप इज फास्ट, इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल। जो मैकेनिज्म होती है वो एक्सपेरिमेंटल प्रिडिक्शन होता है। मैकेनिज्म कैसे हाथ में पेन लिया और लिख दिया ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैकेनिज्म जो होता है बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से होता है। तो एक्सपेरिमेंटल पता चला हमको कि पहली स्टेप स्लो है, सेकंड फास्ट है, तो रेट किससे डिटरमाइन करते हैं? ठीक है, रेट किससे डिटरमाइन करते हैं? ओके, स्टेबल हो जाएगा 2 मिनट। रेट किससे डिटरमाइन करते हैं? द स्लो स्टेप इन mechanism is called rate determining step, उसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप जो होती है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलती है। मतलब यहाँ पे देखो ये स्लो स्टेप हुई फर्स्ट, तो इसका रेट कैसे हुआ? रेट इज इक्वल टू, देखो कितने स्पीसीज इंक्लूड हुए? H2O2, सॉरी के यहाँ पे आएगा, O2 टू द पावर 1, आई नेगेटिव टू द पावर 1। तो रेट किससे फाइंड किया हमने? रेट डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप। जो स्लो स्टेप रहेंगे उससे हमने रेट डिटरमाइन किया गया है। नाउ दीस आर द रेट, ओके ओके, रेट डिटरमाइन हुआ। और देखो स्लो स्टेप में जो कौन ऐड हुआ, कितनी मॉलिक्यूल ऐड हुए? देखो अभी देखो आप दोनों स्टेप, मतलब स्टेप नंबर 1 की अगर बात करता हूं, चलो स्टेप नंबर 1 एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ, मॉलिक्यूलरिटी बताओ। 1 कैसे आएगी? 2 मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलरिटी H2O2 आए, हो गया बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 की बताओ मॉलिक्यूलरिटी। दोनों बाय मॉलिक्यूलर है। मेरी भाई क्या बता रहे हो, चीज समझ रहे हो क्या? मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल पाया, उसको मैंने मैकेनिज्म में समझा। मैकेनिज्म में हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज, मैंने रेट कैसे फाइंड किया? रेट किस मैकेनिज्म के स्टेप से फाइंड करते हैं? दोज स्टेप आर द स्लोवेस्ट स्टेप, स्लो रहेगी उससे हम रेट इजीली फाइंड कर सकेंगे। स्लोवेस्ट स्टेप, द स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसको बोलते हैं RDS। तो भाई इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे? इंक्लूड 2 थे। द रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 पावर 1 और आई नेगेटिव पावर। सर ये पावर कहां से आए अभी? ठीक है, पहले बता चुका हूं, इट इज एक्सपेरिमेंटल प्रिडिक्शन है।
ठीक है। सिर्फ एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि रेट किस स्टेप से निकाला जाता है, रेट किस स्टेप से निकाला जाता है, स्लोवेस्ट स्टेप से निकाला जाता है मैकेनिज्म में। ओके, देखो मैंने तीन चीजें बताई। एक तो इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, जो पहले स्टेप में फॉर्म हुआ होगा एज अ प्रोडक्ट, दूसरे स्टेप में रिएक्शन करके यूज होगा, दैट इज इंटरमीडिएट। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, जो पहले स्टेप में रिएक्शन करके यूज किया होगा और लास्ट स्टेप में, लास्ट कौन से भी स्टेप रहने दो, सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से भी स्टेप, जो लास्ट स्टेप में एज अ रिएक्शन करके यूज किया था फर्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में एज इट इज वो बाहर निकल गया, दैट इज अ कैटलिस्ट। दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज क्या होगी, आरडीएस किसको बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो स्लोवेस्ट स्टेप रहेगी मैकेनिज्म में उसको हम आरडीएस बोलते हैं, उससे रेट डिटरमाइन करते हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट मॉलिक्युलरिटी एंड रे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज दैट, आपको क्वेश्चन पूछा गया तो इजी तो क्वेश्चन पूछते नहीं एग्जाम में, मगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, राइट राइट डिफरेंस between order of reaction and molecularity। आपको होमवर्क रहेगा। ओके, कर पाओगे? यस और नो? ओके, तो बेटा आज हम यहां पे रुकते हैं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ डाउट होगे तो पूछो आप। एनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, अच्छा, तो मुझे प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ बोलो ऋषिकेश। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आपको पूरा गिवन रहेगा, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लेंगे ना क्वेश्चन। एक काम करते हैं, क्या बोले? एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन देखो बेटा, हमने अगर आप पहले दिन थे क्या, जिसमें हमने देखो एक रिएक्शन ली थी NO प्लस O2 टू गिव NO2, जिसमें हमने रेट लॉ पढ़ी, उसमें देखो कल की बात, कल ही पढ़े ना हमने, कल के बाद उसमें NO का कॉन्सेंट्रेशन लिया, O2 का कॉन्सेंट्रेशन लिया, कॉन्सेंट्रेशन का टेबल दिया था हमारे पास, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन वो वाली है जो एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड कर सकते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन। सेकंड चीज समझो, देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको। एक काम करो, कोई भी, एक्चुअली पर्टिकुलर एक को काम देता हूँ, अभी मैं अमन को काम देता हूँ। अमन एक काम करना, आपके पास बोर्ड के पेपर है क्या, क्वेश्चन पेपर 2-3 साल के? किसके पास है? कस्तूब आपके पास है क्या? हाँ कस्तूब एक काम करना, हमारा जितना टॉपिक हुआ है उससे क्वेश्चन निकालना, उसको लिखो एक इसमें, मुझे सेंड करना। मैं उसी टॉपिक जो एग्जाम में 2-3 साल के जितने होंगे आपके पास, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, मतलब आपको पता चलेगा किस टाइप से पूछा गया एग्जाम में, किस टाइप से हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, पिछले साल मुझे लगता है पिछले साल एक स्टूडेंट था, उसके पास एक क्वेश्चन बैंक थी, तो लेके आता था, तो उस समय लेता कुछ क्वेश्चन, तो उसने वापस कर दिया मैंने, तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो कस्तूर आपको क्या करना है, अभी तक जितना पढ़ा है हमने केमिकल काइनेटिक्स में, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, उसको एक पेज पे लिखो, मुझे सेंड करो, हम कल उसको डिस्कस करेंगे। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको करना क्या है, इंडेक्स क्वेश्चन 4.3 4.4 सॉल्व करना है। कर पाओगे आप कर लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम गए तो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और एक चीज बताओ आपको, देखो बेटा जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ाई मतलब आप अगर इसके इसके रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है, आप आपका काम क्या है, एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इस जो जो टॉपिक हमने अभी तक कवर किए, वो टॉपिक आपको देख के
आपको उसको सॉल्व करके देखो, कुछ डाउट आता है तो अभी पूछ लो, मतलब रनिंग में अगर करोगे तो अच्छा रहेगा, बेस्ट समझ में आएगा आपको, ठीक है। और अगर उसके साथ अगर आप बोर्ड के पेपर लेके बैठते हो तो सबसे बेस्ट एवरग्रीन है वो, ठीक है। तो बोर्ड के पेपर में क्या पूछा गया था, अगर ये आप बाजू में रख के पढ़ाई करते हो तो सबसे अच्छा रहेगा वो। तो आपका पहला काम है, बोर्ड के पेपर नहीं हो गए तो बोर्ड के पेपर कलेक्ट करो, कितने 4-5 साल के कलेक्ट कर लेने एक बार, ओके। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगर डिस्कस करते हो सबसे बेस्ट रहेगा वो, ठीक है। तो मैंने जो काम दिया है, हाँ अमन, क्वेश्चन बैंक में तो बहुत सारे के 10 साल के रहते पेपर, 10 साल तक रहते हैं। तो आप परचेज कर लो क्वेश्चन बैंक, अच्छा रहेगा आपके लिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आई होप कि दिवाली के बाद में अगर पॉसिबल होगा, अगर ट्यूशन चालू हो गई तो सबसे बढ़िया रहेगा ऑफलाइन स्टडी में, ठीक है। हम, यस, हाँ अमन बोलो। हाँ हाँ, अगर ओपन होगी स्कूल तो चालू कर देंगे ट्यूशन, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ऑफलाइन जब हम सामने फेस टू फेस पढ़ेंगे तो सबसे और चीज़ अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ अभी, ठीक है, बाकी कल देखेंगे, ओके। जो मैंने होमवर्क किया है आपको टाइम पे करना है, कस्तूर मैंने जो आपको काम दिया है वो भी आपको करना है, ठीक है। ओके चलो बाय।